वाला अपराध करने वाला अपराधी चाहे कितने भी शातिर तरीके से, चालाकी से, होशियारी से प्लानिंग करके जुर्म या वारदात को अंजाम दे, लेकिन कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे और बड़े मजबूत होते हैं। एक ना एक दिन अपराधी शिकंजे में आ जाता है, फंस जाता है और उसको उसके किए की सजा मिलकर ही रहती है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसे खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया गया और उस कत्ल को अंजाम देने वाला कोई आम आदमी नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस का ही एक हेड कांस्टेबल था। और जब उसने एक साथ की महिला पुलिस जिससे वो शादी करना चाहता था, उससे जब शादी की बात की, उसने मना किया, तो गुस्से में, जलन में उसने एक ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि उसका गला घोट दिया, उसको मार दिया, नाले में उसकी लाश को दबा दिया। और बड़े शातिराना अंदाज में, चूंकि पुलिस में था तो उसको पुलिस के बारे में पूरी जानकारी थी कि पुलिस किस तरह तफ्तीश करती है, किस किस बिंदु पर जांच करती है, कौन कौन से बिंदु उठाती है, किस किस एंगल से पुलिस अपराधी को देखती है, अपराध को देखती है, उसको सब चूंकि संज्ञान में था, मालूम था। लिहाजा वो एक से बढ़कर एक लगातार ऐसी चालें चल रहा था, ऐसी प्लानिंग कर रहा था कि एक बार तो जिस लड़की का, जिस महिला पुलिस का कत्ल हुआ, उसके माँ बाप भी एक बार तो कुछ समय के लिए भूल गए। उन्होंने मान लिया कि मेरी बेटी का कत्ल हुआ ही नहीं, बल्कि बेटी कहीं है और जिंदा है, कुछ अरसे बाद वापस आ जाएगी, ये सोचकर वो थक हार कर घर बैठ गए। उनको सांत्वना मिल गई, उनको सुकून मिल गया, उनको चैन आ गया कि मेरी बेटी जिंदा है। इस तरह से वारदात करने के बाद एक दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ने एक के बाद एक ऐसी चालें चली, ऐसे प्लान बनाए, ऐसी खौफनाक प्लानिंग करके इस मर्डर मिस्ट्री को पूरा दबाने का प्रयास किया। लेकिन कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कानून बहुत मजबूत होता है, एक ना एक दिन अपराधी पकड़ में आ ही जाता है। और यहां भी ऐसा ही हुआ। दरअसल हम बात कर रहे हैं दिल्ली में अब से 2 साल पहले, यानी 2021 में हुए एक कत्ल का। जो कत्ल हुआ था वो दिल्ली पुलिस की एक महिला सिपाही रही थी। कुछ दिन पहले उसने अपनी नौकरी से रिजाइन किया था, रेजिग्नेशन दिया था और आगे की पढ़ाई के लिए, एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर में तैयारी कर रही थी, जिसका नाम होता है मोना यादव। यूपी के बुलंदशहर की रहने वाली होती है और 2014 यानी सुरेंद्र की भर्ती की 2 साल के बाद 2014 में दिल्ली पुलिस में बतौर कांस्टेबल की भर्ती पास कर लेती है, तैयारी ट्रेनिंग करती है, उसके बाद कांस्टेबल बनती है और दिल्ली पुलिस में सेवा के लिए लग जाती है और अपनी सेवाएं दे रही होती है। वहीं सुरेंद्र राणा भी दिल्ली पुलिस में एक हेड कांस्टेबल के तौर पर बतौर ड्राइवर भर्ती हुआ था, रिक्रूट हुआ था और अपनी सेवाएं दे रहा था। कुछ दिनों के बाद इन दोनों की ड्यूटी है वो कंट्रोल रूम में लगाई जाती है। दोनों साथ रह करके ड्यूटी कर रहे होते हैं, पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे होते हैं। इसी दौरान आसपास रहने की वजह से घुल मिल गए, अच्छी दोस्ती हो गई, धीरे धीरे उनमें प्यार भी हो गया। अब जो हेड कांस्टेबल है वो इस लड़की से शादी करने का लगातार मन ही मन प्लान बना रहा था, सोच रहा था, लेकिन लड़की आगे की पढ़ाई का हवाला देकर, जो उसकी महिला पुलिस साथी थी, वो आगे की पढ़ाई का हवाला देकर के शादी से लगातार इनकार कर रही थी। इसी दौरान तैयारी करते करते उसकी यूपी पुलिस की भर्ती में यूपीएसआई यानी उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के पद पर उसका चयन हो जाता है। वो सिलेक्ट हो जाती है, एग्जाम देती है, सिलेक्ट हो जाती है, लेकिन वो उस नौकरी को भी छोड़ देती है। वो कहती है कि मैं, उसका जो विजन था, उसका जो प्लान था, उसका जो मन था, वो सिर्फ आईपीएस ऑफिसर के लिए था, एसीपी के लिए था। बड़ा अधिकारी बनना चाहती थी, पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट थी, होशियार थी, शुरू से ही सारे क्लासेस में फर्स्ट आती थी। चूंकि उसने दिल्ली पुलिस में एक नौकरी लेने के नाम के बहाने उसने दिल्ली पुलिस में नौकरी तो की, लेकिन उसका मन नहीं लगा। वो जो नौकरी थी उसकी शिक्षा के हिसाब से, उसकी आकांक्षाओं के हिसाब से बहुत छोटी थी, उसको खुद को उस नौकरी में फिट नहीं बैठा पा रही थी, लिहाजा लगातार तैयारियां कर रही थी। अब आपको अंदाजा लग गया होगा, जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा उसने पास की
ड्यूटी करने के बाद, कम वक्त मिलने के बाद पास की, तो पढ़ाई में कितनी होशियार होगी। लिहाजा उसने उस नौकरी को भी नहीं किया, उसके बाद दिल्ली पुलिस की नौकरी से भी त्यागपत्र दे दिया। अब कांस्टेबल भी नहीं रही, अपने घर आई, घर वालों से कहा मुझे ऊंचा बनना है, आगे जाना है। लिहाजा घर वालों ने सपोर्ट किया और उसके बाद सीधे पहुंच गई दिल्ली के मुखर्जी नगर, जो यूपीएससी की तैयारी के लिए, बड़ी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सबसे अच्छा इलाका माना जाता है। कंपटीशन की तैयारी के लिए, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और जो कंपटीटर हैं उनके लिए बहुत अच्छी जगह मानी जाती है मुखर्जी नगर। वो पहुंचती है और वहीं रह करके, पेइंग गेस्ट के तौर पर रह करके अपनी तैयारी करने लगती है, मिशन में लग जाती है। चूंकि उसको एक बड़ा अधिकारी बनना था, उसका सपना था बड़ा अधिकारी बनने का, तो लगातार अपनी तैयारी कर रही थी। इधर जो हेड कांस्टेबल है, ये मन ही मन उससे शादी करने का प्लान बना चुका था। चूंकि ये पहले से मैरिड था, इसके एक बच्चा भी था, पत्नी थी, लेकिन उनको छोड़ करके मोना यादव से शादी के लिए देर रात सोच रहा था। उसने मोना से कई बार कहा, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई का हवाला दे करके शादी से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये जो सुरेंद्र राणा कांस्टेबल होता है, ये काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगा, दिन रात सोचने लगा। इसको बहुत फिक्र हो रही थी, मन ही मन घुट रहा था। उधर मोना यादव मुखर्जी नगर में रह करके अपनी पढ़ाई जारी रख रही थी, अपनी तैयारी कर रही थी, तैयारी में जुटी थी, क्योंकि उसका सपना था एक बड़ा अधिकारी बनने का। इसी दौरान वो तैयारी कर रही होती है, तभी ये जो सुरेंद्र राणा है उससे कई बार बात करता है कि हमसे शादी करे। चूंकि हर बार वो शादी करने को मना कर देती है, पढ़ाई का हवाला देती है कि शादी कर लूंगी तो मेरी पढ़ाई जो है सब खराब हो जाएगी, मेरा जो सपना है, मेरा जो मिशन है, उसमें आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, शादी उसके आड़े आ जाएगी। लिहाजा सुरेंद्र को हर बार शादी के लिए मना कर देती है। इससे सुरेंद्र पूरी तरह झुंझला गया था और उसके अंदर एक अलग तरीके से जलन और नफरत पैदा होने लगी। लिहाजा उसने खतरनाक प्लान तैयार किया और ठीक 2021 में वो मुखर्जी नगर, जहां वो तैयारी कर रही होती है, जहां पहले से मोना यादव रह रही होती है, उसके पास जाता है और उसको बोलता है चलो आप बहुत दिन से तैयारी कर रही हो, थक गई होगी, यहाँ बोर हो रही होगी, लिहाजा मैं आपको कुछ घंटों के लिए दिल्ली घुमा के लाता हूं। इस बहाने उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर घुमाने के बहाने से कहीं ले जाता है। और ये तारीख थी 8 सितंबर 2021, यानी 8 सितंबर 2021 को उसने मुखर्जी नगर से मोना यादव को उठाया, अपनी गाड़ी में बिठाया और घुमाने के बहाने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और दिल्ली की सड़कों पर निकल पड़ा। और फिर रास्ते में उसने एक जगह गाड़ी रोक करके उससे कहा कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं। तो मोना यादव ने साफ इनकार किया कि मैं तैयारी कर रही हूं, मुझे पहले अधिकारी बनना है, मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, जिसके लिए मैंने 2 नौकरियां छोड़ी हैं। अब मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, उसके बाद शादी के बारे में सोचूंगी। लिहाजा इसी दौरान उनके बीच हल्की फुल्की लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, बहस होती है। और इसी दौरान ये जो सुरेंद्र सिपाही होता है, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ये अपनी गाड़ी को दिल्ली के बुराड़ी की ओर मोड़ता है। दिल्ली का एक बुराड़ी इलाका है जो दिल्ली के बिल्कुल बाहरी इलाके में है, वहाँ काफ़ी सुनसान जगह भी हैं, जंगल टाइप में खेत भी हैं, बाहरी इलाका है। उधर लेकर के जाता है और सुनसान जगह पर गाड़ी रोक देता है। वहाँ फिर मोना यादव से पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं। वो फिर पहले की तरह ना करती है, मना करती है। लेकिन इधर चूंकि ये मन ही मन इसके अंदर नफरत पैदा हो रही थी, शादी के लिए पागल था इसके अंदर, अब इसकी नफरत ज्वाला भड़कने लगी। लिहाजा गुस्से में इसने तुरंत मोना यादव का गला दबा दिया और मजबूती से दबा कर रखा, जब तक उसके प्राण न निकल गए और मोना यादव की मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। मोना यादव मर चुकी थी, उस दुनिया में नहीं थी। लिहाजा इसने फौरन शव को ठिकाने लगाने की सोची। इसने इधर उधर देखा तो इसको एक नाला दिखाई दिया जो लगभग गीला और सूखा पोजीशन में था, कुछ गीला था, कुछ सूख चुका था। लिहाजा ये वहां गया। इसने किसी चीज से, किसी लकड़ी वगैरह से वहां की मिट्टी हटाई। मिट्टी की गीला था, मिट्टी आसानी से हट गई। हटा करके उसकी बॉडी को चुपचाप खामोशी से उसमें रखा, ऊपर से मिट्टी डाली, दबाया और जो आसपास बड़े बड़े पत्थर रखे थे उन पत्थरों को इसकी बॉडी के ऊपर रखे चुपचाप खामोशी से वहां से निकल गया, अपने घर पहुंचा। उसके बाद ड्यूटी में
बिल्कुल लीन हो गया और इस तरीके से रहने लगा जैसे कोई वारदात हुई ना हो, कोई घटना घटी ना हो, बिल्कुल पहले की तरह अपनी ड्यूटी में लग गया। इधर जब 2 दिन तक, चूंकि एक बात आपको बता दूं, वहां से मोना का ये एटीएम, उसका मोबाइल, उसका आधार कार्ड, ये तीनों चीजें लेकर के अपने साथ आ गया। मोबाइल फोन को इसने बंद कर दिया, आधार एटीएम अपनी जेब में रखे और घर आके ड्यूटी करने लगा। इधर चूंकि रोज या एक दिन के बाद मोना की घर वालों से बातें हुआ करती थी, अब चूंकि मोना का एक दिन फोन नहीं आया तो घर वालों ने सोचा बेटी शिक्षा ले रही है, पढ़ाई कर रही है, कंपटीशन की तैयारी में व्यस्त है, लिहाजा फोन करने का मौका कम मिल पाता है। उन्होंने इसको बहुत नॉर्मली लिया। लेकिन एक दिन और बीता, फिर फोन नहीं आया तो पिताजी ने, उनके जो परिजन हैं, उन्होंने फोन किया, नंबर स्विच ऑफ आया। फिर फोन किया, फिर स्विच ऑफ आया। अब धीरे धीरे जो घर वाले हैं, इनकी परेशानी बढ़ने लगी, इनके सबके दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। लगातार फोन कर रहे थे, फोन लग नहीं रहा था, लिहाजा उन्होंने सीधे सुरेंद्र को फोन किया, क्योंकि वो जानते थे कि सुरेंद्र, उनको पता था सुरेंद्र की मोना की अच्छी दोस्ती है, साथ ड्यूटी करते हैं। तो सुरेंद्र ने प्लान के मुताबिक बोला, वो चूंकि मुखर्जी नगर में रह के पढ़ाई करती है, उनका वहीं किसी लड़के से, अरविंद नाम के लड़के से अफेयर है, उसी के साथ गई होंगी, आप परेशान ना हो, वो आएंगी तो आपको फोन कर लेंगी, आप परेशान ना होइए। लिहाजा उनको कुछ तसल्ली हुई। लेकिन फिर वक्त बीता, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, फिर फोन नहीं लगा। अब लिहाजा घर वालों की जो परेशानी थी वो बढ़ने लगी, उनकी जो हिम्मत थी, जो हौसला था, वो जवाब देने लगा था। लिहाजा फौरन इकट्ठे होकर सीधे दिल्ली पहुंचते हैं, बुलंदशहर टू दिल्ली। और वहां ये कांस्टेबल जो कातिल है सुरेंद्र सिंह राणा, उनको साथ आता है। ये सब मिलकर के मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां जाकर के पुलिस स्टेशन में पूरी घटना बताते हैं कि बेटी पहले दिल्ली पुलिस में थी, अब चूंकि वो रिजाइन कर चुकी है, आगे की तैयारी कर रही है, अब उसको इस फला दिन से गायब है, कोई खोज खबर नहीं है, फोन बंद है। तो वो उसकी जानकारी लेते हैं, रिपोर्ट दर्ज करते हैं और वहां से दिल्ली पुलिस जो है उनको आश्वासन देती है कि बेटी है। क्योंकि जो सुरेंद्र है, ये लगातार वहां बताता है कि इनका एक लड़की से अफेयर, एक लड़के से, अरविंद नाम के लड़के से अफेयर था, हो सकता है उसके साथ कहीं घूमने गई हूँ, इसलिए फोन बंद कर दिया हो। लिहाजा पुलिस इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेती है, बहुत सीरियस ना लेकर के उनको आश्वासन देकर के घर भेज देती है। इधर माँ बाप घर चले आते हैं और सुरेंद्र अपनी ड्यूटी लौट जाता है। उसके बाद चूंकि सुरेंद्र को पता है कि डेड बॉडी वो दुनिया में नहीं है, मोना मर चुकी है, तो कहीं ना कहीं वापस आने का सवाल नहीं, बात होने का सवाल नहीं, तो आज नहीं तो कल इनको चिंता होगी, ढूंढेंगे, कहीं ना मैं ऐसा ना हो कि मैं फंस जाऊं। लिहाजा कातिल कितना भी होशियार हो लेकिन डरता है, उसकी बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं होती है। लेकिन वो चूंकि पुलिस में था तो तमाम बिंदुओं से, पहलुओं से वो जानकार था, उसके संज्ञान में थी। आगे की होने वाली कार्रवाइयों को पहले सोचकर उनका पहले से बचाने का प्लान कर रहा था। उसने नई चाल चली। उसके पास मोना की कॉल रिकॉर्डिंग्स थी, जिसमें हाय हेलो, मैं ठीक हूं, मैं बिजी हूं, बाद में बात करूंगी, ये सब उसने वो कॉल रिकॉर्डिंग को एडिटिंग करके काट के दूसरे लड़कों की कॉल रिकॉर्डिंग से मिला करके इस तरह से क्लिप तैयार की कि घर वालों को, जब घर वालों को उसने क्लिप तैयार करके भेजा तो घर वालों को लगा कि वाकई मोना जिंदा है, सही है और कहीं किसी लड़के के साथ में है, आज नहीं तो कल बात जरूर करेगी। और धीरे धीरे हर एक्टिविटी वो खुद सुरेंद्र उनके घर वालों को बता रहा था। वो कह रहा था, मैं चूंकि पुलिस में हूं तो मेरे अपने मुखबिर हैं, पुलिस के अपने जाल होते हैं, सूत्र होते हैं, उनके माध्यम से मैं खुद मोना को लगातार ट्रेस कर रहा हूं, ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, उसकी हर जो हरकत है उस पर नजर रखने की कोशिश कर रहा हूं, जो अपडेट है मैं आपको लगातार बताता रहूंगा। इस तरीके से उनके घर वालों का भरोसा जीत लेता है। घर वाले आंखें बंद करके सुरेंद्र पर, जो कातिल है, उस पर भरोसा कर लेते हैं। ये बहुत शातिराना अंदाज में ये सब हो रहा था। अब चूंकि कुछ दिन बीते, घर वालों की जिज्ञासा बढ़ी, तो अब इसने सोचा, जो कातिल सुरेंद्र सिपाही है, पुलिस मैन सुरेंद्र, इसने सोचा कि अब नया कोई प्लान बनाया जाए। लिहाजा उसने एक नया प्लान बनाया। अब उसने उसका जो साला राजस्थान में रहता था उसको अरविंद बनने के लिए बोला और उससे कहा कि तुम अरविंद बन जाओ, और मोना तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, तुम लोगों ने शादी कर ली है, तुम लोग घर से भाग चुके हो, घर वालों ने तुम्हारा रिश्ता अपनाया नहीं तो तुम लोग भाग चुके हो। इस तरीके से लड़की मोना के पिताजी माताजी से बात करो, जिससे उनको और भरोसा हो जाए। लिहाजा उसने, और चूंकि सारी सिम ये सुरेंद्र फर्जी आईडी पर उसको प्रोवाइड करवा रहा था, कुछ फर्जी सिम
उनका जो साला है वो ले रहा था। उसने एक फर्जी फ़ोन से कॉल किया कि मोना मेरे साथ में है, हम लोग बाहर हैं, कभी हम आएंगे, बाद में बात कराएंगे, आपकी मोना से बात कराएंगे, चूंकि मोना बहुत घबराई है, आपसे शर्मा रही है, बात नहीं करना चाह रही है, कुछ दिन बाद आपकी बात करा देंगे। मेरे घर वाले शादी के खिलाफ हैं, लिहाजा मुझे घर छोड़ना पड़ा और मैं लगातार भागता फिर रहा हूँ। चूंकि घर वालों की ओर से कहा गया कि मोना से मेरी एक बार बात करा दीजिए, तो कहा मोना बहुत डरी हुई है, घबराई है, आपसे शर्मा रही है, उसने प्रेम विवाह किया है, लिहाजा आपसे बात नहीं कर पाएगी, उसकी हिम्मत नहीं है। और ये सोचते घर वाले सोचने लगे हो सकता है शायद कहने की मोना जिंदा है और उसने भाग करके शादी लव मैरिज की है, लिहाजा उनको कुछ हद तक सांत्वना मिलने लगी। लिहाजा वो थक हार कर चुप बैठ गए। अब चूंकि लगातार वक्त बीतने लगा, वक्त बीत रहा था, वक्त बीतने लगा। अब धीरे धीरे उसने, जो पुलिसमैन है, उसने एक नई चाल चली। उसने इस बार नया प्लान तैयार किया। वो चाह रहा था कैसे 2 साल 3 साल कट जाए, उसके बाद घर वाले अपने आप उसको भूल जाएंगे, ये केस चौपट हो जाए, यहीं खत्म हो जाएगा और मैं शान से नौकरी करूंगा, मेरा गुनाह किसी को पता नहीं लगेगा, मैं कानून से बचा रहूंगा। इस तरह उसने एक नया प्लान तैयार किया। अब उसने क्या किया, उसने जो उसका मोना का आधार कार्ड था, उस आधार को लेकर के, आधार कार्ड के सारे अपने आप खुद और अपने साले को दे करके काल गर्ल का सहारा लिया। जी हाँ, काल गर्लों को शहर के अलग अलग शहरों, कभी जयपुर, कभी मसूरी, कभी देहरादून, कभी गुड़गांव, कभी कहीं तरीके से काल गर्ल को लेकर के होटल में जाते थे ये लोग, और वहां जो आईडी के तौर पर मोना यादव का आधार कार्ड लगाते थे और काल गर्ल को मोना यादव बना करके अंदर जाते थे। कुछ घंटे रुकने के बाद वापस आते थे। उसके बाद ये सुरेंद्र खुद फोन करता था कि देखिए आज मोना इस होटल में अपने पति के साथ रुकी है, जब जिससे उसने लव मैरिज की है, उसके साथ इस होटल में आज ठहरी है। और इसका रिकॉर्ड ये है, चूंकि पुलिस में था तो अपने तरीके से, अपने हथकंडों के तरीके से फोन करके होटल मालिक से वो आईडी मंगा लिया करता था फोन पे, और वो भेजता रहता था। चूंकि 1-2 बार वो वहां होटल में इनके माता पिता को लेकर भी गया, जो मोना यादव हैं इनके माता पिता को 2-1 बार होटल लेकर के गया, वहां गया, पता किया, आईडी चेक की तो मोना यादव की थी। अब उनको और यकीन हो गया कि कहने की मोना जिंदा है, सही सलामत है, लेकिन हमसे शर्म की वजह से नजर नहीं मिला पा रही है, बोलने की हिम्मत नहीं है, लिहाजा आज नहीं तो कल मोना मानी जाएगी। अब वो थक हार कर अपने घर आ गए। इधर पुलिस की जांच बहुत धीमी पड़ चुकी थी, पुलिस बहुत ज़्यादा एक्शन ले नहीं रही थी, पुलिस ने गंभीरता से लिया नहीं, जो अमूमन होता है। इधर मोना के जो घर वाले थे वो ये अब कहीं ना कहीं मान बैठे थे कि हाँ वाकई मोना ने अरविंद से भागकर लव मैरिज कर ली है, शादी कर ली है, और कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल मोना जब उसका डर निकल जाएगा तो हमसे खुद ब खुद बात कर लेगी। इस तरीके से वो शांत बैठ गए। कुछ वक्त बीता, वक्त बीत रहा था। अब सुरेंद्र जो सिपाही है उसने नई चाल चली, क्योंकि पुलिस में ड्यूटी करता था तो सारे हथकंडे उसको पता थे। उसने मोना के एटीएम शहर के अलग अलग शहरों के एटीएम में इस्तेमाल करना शुरू किए। वहां से स्लिप निकली, उसके फोटो घर वालों को भेजे, उनसे कहा देखिए मोना अपना एटीएम इस्तेमाल कर रही है, कभी इस शहर में कभी उस शहर में, और मेरे खास मुखबर होते हैं, पुलिस के अपने सोर्सेज होते हैं, उनके सहारे में लगातार उसकी एक्टिविटी पर नजर रख रहा हूं, उसकी हर हरकत को देख रहा हूं बारीकी से। इसीलिए ये मोना देखिए शहरों शहर भटक रही है, घूम रही है, भागती फिर रही है। अब लिहाजा घर वालों को और पुख्ता यकीन हो गया कि यहाँ वाकई अब तो मोना जिंदा है और कहीं ना कहीं सही है और सलामत है। जो सुरेंद्र बता रहा है इसकी बात बिल्कुल सच है। हमें अब शांत बैठना चाहिए और अपने आप एक ना एक दिन मोना खुद घर आ जाएगी, उस तरीके से मोना का पता लग जाएगा। लिहाजा वो अपने दिमाग में ये चीज़ बैठाकर बिल्कुल शांति से बैठ चुके थे कि मोना जिंदा है, उसने लव मैरिज की है। पूरा प्लान जो सातिर अपराधी ने, जो कि दिल्ली पुलिस का जवान है, शातिर अपराधी कातिल, प्लान को इतने अच्छे से बुन रहा था, इतने अच्छे से तैयार कर रहा था कि किसी को उस पर खबर शक नहीं हो रहा था। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है, ये अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, घर वाले अपने काम में लग जाते हैं। धीरे धीरे और वक्त गुजरा। अब जो मोना यादव की छोटी बहन थी, क्योंकि बहन बहन का संबंध बहुत गहरा होता है, दोनों बहनें अपने आपस में हर बात शेयर करती हैं, उसको कहीं न कहीं एक शक पैदा हुआ। उसने सोचा मोना जो दीदी है वो ऐसा नहीं हो सकता कि लगातार, अब सालें बीत चुकी हैं, अब तक इतना जो पुलिस में नौकरी कर चुकी हो, बाहर अकेली रह रही हो, तैयारी कर रही हो, जिसका जुनून जज्बा आईपीएस बनने का हो, वो इतना कम हौसले हिम्मत वाली नहीं हो सकती कि घर में जिक्र ना करे शादी का। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तो बात समझ में आती है, 1 साल 1.5 साल बात समझ में आती है, लेकिन अब बात दूसरी साल चल रही थी, वक्त काफी हो चुका था, लिहाजा उसको शक हुआ और उसने एक दिन पूरी फैमिली को बिठाया और सबको समझाया कि देखिए
ये नहीं हो सकता, दीदी इतनी बुज़दिल नहीं है, न इतनी डरपोक है जो आपसे बात शेयर ना करे। लगातार कहीं ना कहीं अरविंद लड़के ने बात की आपसे, लेकिन दीदी ने बात नहीं की, और दोबारा जब वो फ़ोन लगाते हैं तो स्विच ऑफ आता है। कहीं ना कहीं कई इस तरह की घटनाएं घटी, इससे शक पैदा हुआ। लिहाजा घर वाले एक बार फिर दिल्ली को रवाना होते हैं और सीधे पहुंचते हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर के यहाँ। चूंकि मामला एक दिल्ली पुलिस की पूर्व महिला सिपाही से जुड़ा था, तो थोड़ा और गंभीरता से संज्ञान में लिया गया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पूरी घटना को गंभीरता से सुना। बहुत काबिल होशियार ऑफिसर के तौर पर पूरी घटना को सुना, समझा, परखा और तुरंत क्राइम ब्रांच को जांच का जिम्मा सौंपा। उनसे कहा कि बहुत जल्द मुझे इस घटना का खुलासा चाहिए। लिहाजा क्राइम ब्रांच जो है तुरंत लग जाती है और सबसे पहले परिजनों के बयान दर्ज करती है, सारे जान पहचान परिचित लोगों के बारे में पूछती है, कहाँ का उसका उठना बैठना था, कौन कौन उसके मित्र थे, कहाँ फ्रेंडशिप थी, सबके बारे में पूछते हैं। उसके बाद जांच में लग जाते हैं। जिस जिस नंबरों से अरविंद बनकर जो कॉल आई थी, वो नंबर चूंकि घर वाले सेव कर लेते हैं, तो उस नंबर की जांच पड़ताल की जाती है। वो सारे नंबर फर्जी थे, लेकिन फिर भी सारे नंबर्स की जो आईडियाँ फर्जी लगाई गई थी, सारी फर्जी आईडियाँ और फोटो वो सारे क्राइम ब्रांच ने कलेक्ट किए थे, सारे इकट्ठे किए, एक दिन लेकर के सीधे मोना यादव के घर बुलंदशहर पहुंचते हैं। घर वालों से कहते हैं देखिए क्या ये फोटो, चूंकि जो आईडी मिलती है उसमें फोटो लगाने की एक जो मानक है, फोटो लगता है, तो फोटो दिखाए जाते हैं एक एक करके। तो मोना यादव के घर वाले फोटो पहचानने से साफ इनकार कर देते हैं, उनको कोई फोटो समझ नहीं आता है। तभी एक फोटो पर आकर उनकी नजर रुकती है और वो कहते हैं ये फोटो मेरी पहचान का है। तुरंत जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं उनका माथा ठनकता है। उनको लगता है कहीं ना कहीं सफलता की पहली सीढ़ी मिल चुकी है, पहली स्टेप सक्सेस की है, कामयाबी की है, उस पर हम चढ़ने वाले हैं। वो कहती है ये व्यक्ति जो है सुरेंद्र का साला है, एक बार सुरेंद्र के साथ ये हमको मिला था, हमने उसको देखा था। पूछते हैं सुरेंद्र कौन, तो वो कहती है सुरेंद्र मोना यादव के साथ का पुलिस कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में ही है और ये उसका साला है। लिहाजा फौरन सबसे पहले चुपचाप पुलिस क्राइम ब्रांच खामोशी से चुपचाप उसके साले तक पहुंचती है, साले को उठाती है, उनको गिरफ्तार करती है और अपने तरीके से जो उनकी खातिरदारी करके अच्छे से उनसे पता करती है। तो बहुत जल्द टूट जाता है। एक व्यक्ति का और नाम लेता है कि वो भी शामिल है पूरे घटनाक्रम में, उसको पकड़ा जाता है। दोनों की अच्छे से फिर खातिरदारी होती है। फिर वो कहते हैं साहब हमने कुछ नहीं किया, मोना को हमने नहीं मारा। ये सुन के जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो सन्न रह जाती है। वो सोच रही थी मोना जिंदा है, लेकिन उनको पता लगा कि मोना तो मर चुकी है। फिर वो पूछते हैं मोना को किसने मारा। फिर वो कहता है मेरा जीजा जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है, ड्राइवर के पद पर तैनात है, उनकी इस प्रकार से इनसे शादी करना चाहते थे। पूरी कहानी बताता है कि उन्होंने उनको मारा है, लेकिन मैंने बाद में उनके उस हत्याकांड को छुपाने के लिए उनका एक साले के तौर पर, साला होने के नाते साथ दिया, ये मेरा जुर्म है। लिहाजा फौरन पुलिस उनको लेकर के दिल्ली पहुंचती है। चुपचाप तुरंत कांस्टेबल सुरेंद्र को उठाती है, उससे पूछताछ करती है। उसको चूंकि पुलिस की लैंग्वेज सब उसको पता थी, तो उससे कहते हैं बहुत ज़्यादा लंबा वक्त मत लो, सारा राज खुल चुका है, तुम्हारे साले सारा गुनाह कबूल चुके हैं, लिहाजा जो सच सच है वो पूरा बता दो। इस प्रकार उसको तुरंत वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। उसको मालूम है बचने की कोई गुंजाइश है नहीं। क्राइम ब्रांच के अधिकारी बहुत सतर्क थे, पूरे एविडेंस के साथ उससे बात कर रहे थे। लिहाजा समझ जाता है अब उसका खेल खत्म हो चुका होता है, जो पर्दा था वो उड़ चुका होता है। लिहाजा फौरन 30 सितंबर 2023 यानी कुछ दिन पहले जो क्राइम ब्रांच है वो सुरेंद्र जो कातिल है, अपराधी है, उसको लेकर के बुराड़ी पहुंचती है, घटना स्थल जाती है। क्योंकि उस वक्त सूखा था, लेकिन अब उसमें पानी नाले में आ चुका था। सफाई कर्मचारी साथ जाते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के लोग साथ जाते हैं। लिहाजा उससे पूछते हैं बताओ बॉडी कहाँ छुपाई, तो बताता है यहाँ पर मैंने बॉडी को दबाया था। लिहाजा फौरन जो सफाई कर्मचारी हैं वहाँ उतरते हैं पानी में और काफ़ी देर खोजबीन करने के बाद एक कंकाल बाहर निकाल के लाते हैं। उस कंकाल को जब बाहर निकालते हैं तो वो कहता है यही मोना की बॉडी है। उसको बाकायदा पूरा तरीके से पैक किया जाता है, फिर लाते हैं, डीएनए टेस्ट होता है, वो बॉडी मोना यादव की ही थी। और इस प्रकार क्राइम ब्रांच की शक्ति, तत्परता, सूझबूझ के आगे ये एक मिस्ट्री बनने वाली थी। चूंकि मिस्ट्री बन चुकी थी, छोटी बहन की तत्परता के चलते, सूझबूझ के चलते ये केस खुला और सुरेंद्र जो अपराधी है उसको गिरफ्तार किया गया, उसको जेल भेजा गया। इस प्रकार इस घटना का यहीं खत्म होती है इस एपिसोड का
अंत होता है। लिहाजा हमारा ऐसा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो सिर्फ एक है कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, हिफाजत रहें। ऐसे वीडियो देखकर आप इनसे शिक्षा लें जिससे आपका परिवार, आपका समाज, आपका परिवेश सब महफूज रहे, सुरक्षित